सो हम बात क्या करें, बोहर्स इफेक्ट टिश्यू में हो रहा है। बोहर्स इफेक्ट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से आरबीसीज ऑक्सीजन रिलीज करेंगे, और हेल्डीन उसका रिवर्स है कि ऑक्सीजन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड होगी। तो हेल्डीन कहाँ होगा, लंग्स में होगा। ओ एच कहाँ होगा, लंग में होगा। और जो है बीसी कहाँ होगा, टिश्यू में होगा। क्लियर है, इज दिस क्लियर? आगे चले। यस मैम। ओके, अब हम आ जाते हैं वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियोज और जोन्स ऑफ द लंग पे। ठीक है। अच्छा, हम सबको पता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन जो है वो लो प्रेशर जोन्स है। ठीक है। और वहां पे जो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होते हैं वो अयोर्टा की निस्बत जो मीन आर्टीरियल प्रेशर जो कि हमें सिस्टमिक सर्कुलेशन में मिलेंगे, उससे यहाँ पे जो मीन आर्टरी प्रेशर्स होते हैं वो 15 mmHg होते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिस्टोलिक 25 है और डायस्टोलिक 8 है। ठीक है। सो मीन आर्टरी प्रेशर जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन में वो 15 होते हैं। तो यहाँ पे ये लो रेजिस्टेंस है। और जो है लो रेजिस्टेंस क्यों है, क्योंकि लंग्स जो है बहुत नियर टू हार्ट है, तो उसको बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं चाहिए होता है टू पंप द ब्लड इन द लंग। ठीक है। अब हम आ जाते हैं a very important topic, that is the distribution of the pulmonary blood flow. अब आपको ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल में जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तब भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज करता है। ठीक है। और ट्राई के मैं इसको थोड़ा सिंपल आपको करके बताऊं कि अब जोन्स का मतलब क्या है। पहले एक बात ये समझ लो, देखो, अब जब हम स्टैंडिंग में हैं या सेटिंग के अंदर हैं, ठीक है, तो हमारा लंग जो है, मेरे पास पिक्चर है, हमारा जो लंग है वो कुछ इस तरह से है। ठीक है। इस तरह से हमारा लंग है कि मतलब ये कि जब हम स्टैंडिंग में है, मतलब हम लाइंग डाउन है तब भी लंग इसी तरह से, लेकिन जब हम स्टैंडिंग में है तो ये है कि हार्ट यहाँ है। ठीक है, ये हार्ट है। ठीक है। और कुछ एरिया जो है वो लंग का वो हार्ट के लेवल पे है। ठीक है। कुछ एरिया हार्ट के नीचे है। ठीक है। और कुछ एरिया जो है वो हार्ट से ऊपर है। ठीक है। एग्री? जब हम स्टैंडिंग या सिटिंग पोजीशन में, इसमें तो किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, कि हार्ट जो है वो सेंटर में, तो कुछ एरिया लंग का हार्ट की लेवल पे है, कुछ हार्ट के नीचे है लेवल से, और कुछ हार्ट से ऊपर है। ठीक है। अब जब हम लाई डाउन करते हैं, जब हम लाइंग पोजीशन में, जब हम लेटे हुए हैं सुपाइन पोजीशन में, ठीक है, तो हार्ट का लेवल और लंग का लेवल बराबर हो जाता है। इज दिस मेक सेंस? जब हम लेटे हुए हैं, जब हम सुपाइन पोजीशन में हैं, तो हार्ट भी लेटा हुआ है। ठीक है। और ग्रेविटी का इफेक्ट खत्म हो गया है, और हमारा पूरा का पूरा जो है प्लेन जो है वो एक ही हो गया है। ठीक है। लेकिन जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में या सिटिंग पोजीशन में हैं, ठीक है, तो हार्ट को ब्लड यहाँ तक पहुंचाना होता है, यानी उसको इतना प्रेशर चाहिए कि वो ब्लड जो है अपने अगेंस्ट जो है वो लंग में पहुंचा दे। अच्छा, अगेन आप लोग ये सोचोगे कि लंग तो मतलब हार्ट से इतना नियर है, सिस्टमिक सर्कुलेशन तो जो है वो ब्लड को ब्रेन तक पहुंचा रही है। लेकिन आप ये ख्याल रखना कि सिस्टमिक सर्कुलेशन के प्रेशर्स जो हैं वो जो है पल्मोनरी सर्कुलेशन के प्रेशर से 6 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है जो प्रेशर्स जो हैं वो कम है, तो इसलिए हम इसकी बात करते हैं। ठीक है, परफ्यूजन्स की बात करते हैं। क्लियर? तो अब ये परफ्यूजन का मतलब है कि अगर ये प्रेशर्स जो है वो लंग के जो है वेरी करेंगे, तो उससे ब्लड फ्लो वेरी करेगा। ठीक है। ये हमारी एक बेसलाइन थी। अब मतलब क्या है जोन्स का, तो हमें ये बात समझ में आ गई कि जब हम लेटे हुए हैं तो हमारा पूरा का पूरा लंग जो है वो एक ही जोन में है, यानी वो हार्ट के लेवल पे है, तो वो सारे जोन सेम है। ठीक है। लेकिन जब हम स्टैंडिंग में हैं, हम सिटिंग पोजीशन के अंदर हैं, तो हमारे लंग के कुछ एरियाज को ब्लड जो है कुछ दूसरे एरियाज से कम मिलता है। ठीक है। तो आप मुझे बताओगे कि जब हम बैठे हुए हैं तो कौन से एरिया को ब्लड जो है वो कम मिलेगा एज कम्पेयर टू किस एरिया के, इस डायग्राम को देखते हुए। ये एपेक्स है। ठीक है। और ये बेस है। तो आप मुझे बताओ, जब हम अभी आप लोग सब बैठे हुए हैं, यस, सो एवरीबडी नोज कि एपेक्स को ब्लड कम मिलेगा एज कंपेयर टू बेस। ठीक हो गया? ये सबको क्लियर है कि एपेक्स को ब्लड कम मिलेगा व्हेन वी आर सिटिंग एज कंपेयर टू बेस?
इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? ओके गुड। सो अगर हम कह रहे हैं कि एपेक्स को ब्लड कम मिलता है, ठीक है, सही है, तो जोन 1 का क्या मतलब है, और जोन 2 का क्या मतलब है, और जोन 3 का क्या मतलब है? ठीक है, जोन 1 का ये मतलब है कि जब भी जो है कोई भी जोन, लंग का कोई भी ऐसा एरिया जहां पे एल्वुलर प्रेशर, हर वक्त एल्वुलर प्रेशर कितने होते हैं, या तो कल हमने पढ़ा था -1 होता है, या 0 होता है, या +1 होता है। ठीक है, एल्वुलर प्रेशर जो है वो हमेशा जो है आर्टीरियल प्रेशर से ज्यादा हो और वीनस प्रेशर से ज्यादा हो। ठीक है, तो अगर ये एल्वुला है और इसके प्रेशर्स जो है यहाँ से जो कैपिलरी गुजर रही है उससे हर वक्त ज्यादा हो, एवरी टाइम, सिस्टली में भी और डायस्टली में भी, तो ये ब्लड जो है यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि ये इस आर्टरी को कोलैप्स कर देगा, इसमें से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं होने देगा। ठीक है, इसको कोलैप्स रखेगा, इसको खुलने ही नहीं देगा, बिकॉज ये प्रेशर्स जो है एल्वुलर प्रेशर्स इसको क्लोज रखेंगे। ठीक है, जोन 1 जो है उसमें क्या है, एल्वुलर प्रेशर जो है वो पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर, मैं बता रही हूँ वापस से, पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर से भी ज्यादा है और पल्मोनरी डायस्टोलिक प्रेशर से भी ज्यादा है। अब आप मुझे बताओ, क्या फिजियोलॉजी में ऐसा कहीं है हमारे लंग के अंदर के एल्वुलर प्रेशर जो है हमेशा जो है वो सिस्टोलिक प्रेशर से भी ज्यादा हो और डायस्टोलिक प्रेशर से भी ज्यादा हो? ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, नॉर्मल फिजियोलॉजी में जोन 1 एग्जिस्ट नहीं करता। ये जोन 1 कब एग्जिस्ट करता है, जब कोई पेशेंट जो है बहुत ज्यादा ब्लीड कर जाए, ठीक है, और उसके प्रेशर्स बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो लंग के कुछ एरियाज ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे एल्वुलर प्रेशर, जो कि स्पेशली अगर वो सिटिंग में है या उसके एपाइसिस के अंदर क्या हो जाता है कि एल्वुलर प्रेशर जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक पल्मोनरी प्रेशर से ज्यादा हो जाते हैं। हेमरेज के अंदर ऐसा होता है और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन में ऐसा होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बता दूं कि क्योंकि ये डायग्राम ये कहती है कि जोन 1 जो है वो एपेक्स में है। ठीक है, रफी के अंदर यही लिखा हुआ है कि जोन 1 कहाँ होता है, एपेक्स में। ठीक है, आपने इसको फॉलो करना है। ठीक है, टेक्निकली अगर हम देखें तो जोन 1 फिजियोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपने एग्जाम पास करना है। ठीक है, इस डायग्राम के हिसाब से जो है एमसीक्यू आएगा आपको, तो जोन 1 कहाँ है, जहां पर जो एपेक्स है, कि जहां पर जो है ब्लड फ्लो जो है वो बहुत कम है। ठीक है, सही, वहां पे जोन 1 है। हम इस पर अभी डिटेल में बात करेंगे इसका मतलब क्या है। ठीक है, सो अगर हम वैसे बात करें तो जोन 1 कहाँ है, जहां पे हेमरेज हो रहा है बहुत ज्यादा, या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हो रही है, यानी अगर हमने पेशेंट को वेंट पे डाला हुआ है और हमने उसको इतने प्रेशर से वेंटिलेशन हम उसको दे रहे हैं कि उसके एल्वुलाई ने उसके पास से गुजरने वाली कैपिलरीज को अपने प्रेशर से कोलैप्स कर दिया है। ठीक है, तो जोन 1 के अंदर जो है कोई भी जो है वो ब्लड फ्लो नहीं होगा, सिर्फ वेंटिलेशन हो रही होगी। इज दिस मेकिंग सेंस? जोन 1 समझ आता है? अगर समझ आया है तो बताओ, तो आगे मैं जोन 2 की बात करूं। जी, इज दिस क्लियर? कुछ कॉन्सेप्ट बन रहा है? ओके गुड। सो अब जोन 2 क्या है? जोन 2 का मतलब ये है कि जो जब सिस्टली होगा, ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है उस कैपिलरीज वो इतने स्ट्रांग इनफ होंगे कि वो एल्वुलर के प्रेशर से ज्यादा हो जाएंगे, तो सिस्टली के अंदर जो है ना वो ब्लड फ्लो होगा एल्वुलाई के अंदर, और डायस्टली के अंदर ब्लड फ्लो नहीं होगा। यानी जोन 2 जो है वो इंटरमीडिएट ब्लड फ्लो का जोन है, कि सिस्टली में ब्लड फ्लो होगा, ठीक है, और डायस्टली में नहीं होगा। इसका क्या मतलब है कि आर्टीरियल प्रेशर जो है वो एल्वुलर प्रेशर से ज्यादा है, मगर वीनस प्रेशर से कम है। ठीक है, ये कब होता है, ये ग्रेविटी का इफेक्ट है। हमारे हम जब बैठे हुए हैं तो टेक्निकली हमारे जो एपाइसिस ऑफ द लंग है उनके अंदर जोन 2 एग्जिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे इंटरमिनल ब्लड फ्लो है, सिस्टली में ब्लड फ्लो होगा और डायस्टली में ब्लड फ्लो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि डायस्टली के अंदर एल्वुलर प्रेशर ज्यादा होंगे, वीनस प्रेशर कम हो जाएंगे। ठीक है, मैं इससे ज्यादा इसकी डिटेल में नहीं जा रही कि मैं आपको नंबर लिख के समझाऊं कि आप, मैं इसको जो है ना इस चीज को प्रूव करूं कि ये कैसे होता है।
वो बहुत डिटेल हो जाएगी, वो आपका स्कोप नहीं है, ठीक है। और जोन 3 कहाँ क्या है? जोन 3 है कि अगर सिस्टली हो या डायस्टली हो, हमेशा जो है वो जो है आर्टीरियल प्रेशर और वीनस प्रेशर एल्वुलर प्रेशर से ज्यादा होंगे। ये जोन है कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो का जोन। जब हम बैठे हुए होते हैं, ठीक है, जब जो है हम बैठे हुए होते हैं तो हमारे बेस ऑफ द लंग जो है वो जोन 3 में होते हैं, ठीक है, और हमारे एपेक्स ऑफ द लंग जो है वो जोन 2 में होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि आप लोग ने ये वाली डायग्राम फॉलो करनी है, ठीक है, तो आप इसको इस तरह से याद रखो, ठीक है, कि जोन 1 जो है वो हमारे एपेक्स में होता है, अगर आपको एमसीक्यू के हिसाब से करना है, ठीक है। अगर किसी ने प्रॉपरली एमसीक्यू बनाया होगा तो उसको ये बात बिल्कुल अच्छे से पता है कि जोन 1 फिजियोलॉजी में एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। जोन 1 जो है पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जबकि हेमरेज होता है या पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन होती है, ठीक है। जब हम लाई डाउन करेंगे तो हमारा पूरा का पूरा लंग जोन 3 में होगा। इसका क्या मतलब है कि पूरे के पूरे लंग को सिस्टली में भी ब्लड फ्लो मिल रहा है और डायस्टली में भी ब्लड फ्लो मिल रहा है, ठीक है। सिस्टली में भी ब्लड फ्लो मिल रहा है और डायस्टली में ब्लड फ्लो मिल रहा है, ये जोन 3 है। एक्सरसाइज के अंदर भी हमारा पूरा लंग जोन 3 में होगा। तो मैं इसको समराइज करती हूँ कि जब हम सुपाइन हैं, जब हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारा पूरा का पूरा लंग जो है वो जोन 3 में है। और जोन 3 का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस ब्लड फ्लो। इसका क्या मतलब है कि ब्लड प्रेशर, जो पल्मोनरी ब्लड प्रेशर्स हैं वो एल्वुलर प्रेशर से हर वक्त ज्यादा है, चाहे वो सिस्टोलिक हो चाहे डायस्टोलिक हो, ठीक है। जोन 2 का क्या मतलब है कि सिस्टली में ब्लड फ्लो होगा, वो प्रेशर ज्यादा है, और डायस्टली में नहीं होगा, ठीक है। और जोन 1 का क्या मतलब है कि कभी भी ब्लड फ्लो नहीं होगा। आप खुद बताओ, कभी भी ब्लड फ्लो नहीं होगा, ये फिजियोलॉजी हो सकती है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आपको ये डायग्राम फॉलो करनी है तो जोन 1 आप लोग याद रख लो कि एपेक्स पे होता है, ठीक है। ये क्लियर है आप लोग को? कितने लोगों को ये सवाल समझ में आ गई है? ओके, गुड। अच्छा जी, अब ये हमारा रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम आ जाते हैं एक और चीज पे, दैट इज द वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। ये आपको समझना बहुत अच्छे से जरूरी है, क्योंकि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो का मतलब क्या है अ, ये हम बाद में आते हैं। हम वेंटिलेशन परफ्यूजन के डिफेक्ट्स की पहले बात कर लेते हैं। अब पहले हम ये समझते हैं कि वी ए बाय क्यू का मतलब क्या है, ठीक है। वी ए बाय क्यू का मतलब है कि वेंटिलेशन और ब्लड फ्लो का रिलेशनशिप क्या है। अब हमें पता है कि वेंटिलेशन 1 मिनट में लंग में कितनी हुई थी एल्वियल वेंटिलेशन, कल मैंने कैलकुलेट भी करवाई थी आपको। हमने क्या किया था? टाइडल वॉल्यूम में से डेड स्पेस निकाला था, ठीक है। तो ये बना था 500 माइनस 150, दैट इज 350 ml पर ब्रेथ, ठीक है। 350 ml मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ब्रेथ। अगर मैं 12 लेती हूँ तो एल्वियुलर वेंटिलेशन कितनी होती है? 4.2 लीटर पर मिनट। एग्री? कल निकाला था ना एल्वियुलर वेंटिलेशन का, सही है। यस मैम। अच्छा, ब्लड फ्लो कितना होता है 1 मिनट के अंदर हार्ट लंग को? कार्डियक आउटपुट कितना है 1 मिनट में? जल्दी से बताओ, आप सबको पता है कितना होता है 1 मिनट में? कार्डियक आउटपुट कितना होता है? कितना होता है जल्दी से बताओ? 5 लीटर, वेरी गुड। सो परफ्यूजन कितनी है? 5 लीटर। जो है वेंटिलेशन कितनी है? 4 लीटर। परफ्यूजन कितनी है? 5 लीटर। तो इसका रेशियो निकालो, कितना आता है? 4/5 इज 0.8। इतना ही आ रहा है, ठीक है। सो नॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो जो लंग का एवरेज आउट होता है वो कितना आता है? 0.8। ये बात समझ आती है? सबका आ गया 0.8? ये बात समझ में आ गई है? वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो पूरे लंग का एवरेज आउट कितना होता है? 5 लीटर। इज दिस क्लियर? ये सबको क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो आगे हम डिफेक्ट्स पढ़ सकेंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। इज दिस क्लियर?
यस मैम क्लियर। यस एवरीवन? मैम। ओके गुड। अब अब मैं आपको सिचुएशंस देती हूँ, ठीक है। एक ऐसा लंग, ठीक है, जहां पर परफ्यूजन तो हो रही है, ठीक है, मगर वेंटिलेशन नहीं हो रही, उसका VA/Q रेशो क्या होगा? और एक ऐसा लंग जहां वेंटिलेशन तो हो रही है, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, सब करो इसको, इसको 1 से डिपिक्ट कर लेते हैं, और परफ्यूजन नहीं हो रही, उसका वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो क्या होगा? वेंटिलेशन नहीं हो रही, ठीक है, परफ्यूजन हो रही है, उधर ब्लड फ्लो जा रहा है, वो VA/Q क्या होगा? और वेंटिलेशन हो रही है मगर परफ्यूजन नहीं हो रही, वो VA/Q क्या होगा? मैम ऊपर मैम वाला जहाँ पे इन्फिनाइट और नीचे वाला ऊपर, जीरो। ऊपर वाला इन्फिनाइट होगा। ऊपर मैम जहाँ वाला पे जी है। हम्म। परफ्यूजन का मसला है, वहाँ पे बढ़ेगा, और जहाँ पे वेंटिलेशन का मसला है वहाँ पे कम हो जाएगा। ओके, जहाँ पे परफ्यूजन का मसला है वहां पे बढ़ेगा। तो अगर मैं इसको यूं लिखूं तो आप एग्री करते हो? कोई भी चीज जीरो से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है, वो जीरो हो जाती है, ठीक है, और ये इन्फिनिटी है, 1/0 इज इन्फिनिटी, ठीक है। अगर वेंटिलेशन नहीं हो रही, सिर्फ परफ्यूजन हो रही है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0 है। और अगर जो है वेंटिलेशन हो रही है और परफ्यूजन नहीं हो रही, तो वो इन्फिनिटी है, ठीक है। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर इस सिचुएशन में ब्लड के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या स्टेटस होगा, और यहाँ पर क्या स्टेटस होगा? जी, ये ब्लड है, ठीक है, ये ब्लड है, ये ऑक्सीजन लेने गया था लंग में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड देने गया था लंग में, ठीक है, लेकिन जब ये वहां गया तो इसको वेंटिलेशन मिली नहीं, तो इसका स्टेटस क्या होगा? ठीक है, और ये एल्विला है जिसमें ऑक्सीजन पड़ी हुई है, मगर कोई भी उसको ब्लड लेने ही नहीं आया, तो इसका स्टेटस क्या होगा? मैम ऊपर वाले में जो ऑक्सीजन का लेवल होगा वो मैक्सिमम होगा। ऊपर ठीक वाले में है। और ऑक्सीजन का कार्बन, लेवल मैक्सिम ऊपर वाले में ऑक्सीजन का लेवल मैक्सिमम होगा। सॉरी यहाँ मैम पे नीचे वाले वैल्यू में। नीचे वाले अ, में, ठीक ठीक है। है। और ओके, कार्बन डाइऑक्साइड मैम इसका अपोजिट होगा, उसका एक्सचेंज भी नहीं होगा। हम्म, ठीक है। कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? जी। अच्छा, एक मिनट मैं जरा प्लेन पेज ले लूं। क्लियर है? ओके गुड। सो अब हम जरा इस सिचुएशन को देखते हैं कि ये सिचुएशन क्या है। नॉर्मल सिचुएशन की जब हम बात करें पूरे लंग की, मैं क्लियर करती हूँ, ठीक है। जब हम नॉर्मल लंग की बात करें तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो 0.8 है। 0.8 का क्या मतलब है कि एल्विलाई में ऑक्सीजन का प्रेशर अगर 100 है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 है, तो आर्टीरियल ब्लड में भी ऑक्सीजन का प्रेशर 100 होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 40 होता है। ठीक हो गया? ये बात समझ आ गई? ये प्रेशर्स देखो, ये समझ आ गया? इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। जी, इज दिस क्लियर? इज दिस टेबल दिस इज क्लियर? यस मैम क्लियर। ठीक है। अब क्या है? वेंटिलेशन परफ्यूजन डिफेक्ट है, और वो कौन सा डिफेक्ट है? 0/1 का डिफेक्ट। 0/1 कैसे दिख रहा है? कि ये देखो, ये वाला जो है ना, एल्विलाई क्लोज है, यहाँ पे एयर आ ही नहीं रही इस एल्विलाई में, इस एल्विलाई में एयर नहीं आ रही, इसमें एयर नहीं है, ठीक है, इसमें एयर नहीं है। अब यहाँ पे ब्लड आया है, क्या इसको ऑक्सीजन मिलेगी? क्या इसको इस ये अपने कार्बन डाइऑक्साइड दे पाएगा?
ठीक है, ये एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है। जैसे जैसे कि एल्वुलार कोलैप्स हो गया, एटिलेक्टेसिस हो गया, न्यूमोथोरेक्स हो गया, एल्वुलार कोलैप्स हो गया, ब्रोंकस ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, ठीक है, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है उसके आगे के एल्वुलार कोलैप्स हो गए, कोई भी रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो आर्टीरियल ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है वो एग्जैक्टली सेम होगी जैसे कि वीनस ब्लड में थी, जैसे कि वो आई थी वैसे ही वो जाएगी, उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ से। ये वीनस ब्लड की कॉम्पोजिशन में होगी, ऑक्सीजन का प्रेशर 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर 46। कितने लोगों को ये बात क्लिक की? जी, ये समझ में आई बात? एंड दिस इज वी कॉल द शंटिंग। मैम एक बार रिपीट कर। देखो, ये एल्वुला है, ठीक है, ये बंद है, कोई भी रीजन है, हम एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की बात करें, रीजन की अभी बात नहीं कर रहे। यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आ ही नहीं रही, ठीक है, आ ही नहीं रही। अब यहाँ पे जो कैपिलरी ऑक्सीजन लेने आएगी, क्या उसको यहाँ से कुछ मिलेगा? यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होगी? नो, नहीं होगी मैम। ठीक है, ये 0/1 वाला कॉन्सेप्ट है ना, वही जो आप पीछे, जो आपने हमेशा एक रोट लर्निंग में पढ़ा है, 0/1 का कॉन्सेप्ट, 0/1 इज 0। तो एक्चुअली जो ब्लड की कॉम्पोजिशन होगी वो कैसी होगी? बिल्कुल वीनस ब्लड जैसी। तो वो जैसा आया था, यहाँ पे देखो क्या हुआ था, यहाँ पे क्या था, वो आया ऐसा ही था, 40 और 46 की फॉर्म में ही आया था, लेकिन एल्वुलाई ने उसको ऑक्सीजन दे के और कार्बन डाइऑक्साइड लेके अपने बराबर कर दिया, ए ग्रेडियंट उसका बराबर कर दिया। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, यहाँ पे वो है ही नहीं ऑक्सीजन, तो ना वो ऑक्सीजन देगा ना कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, तो ये क्या है? शंटिंग है। ये क्या है? शंटिंग है। कितने लोगों को ये बात क्लियर कर गई है? आई वांट कि हर किसी को ये बात समझ में आए। ओके, एक नहीं रिस्पॉन्ड किया, क्लियर है? और किसको क्लियर है? अब तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं, ठीक है। तीसरी सिचुएशन क्या है? एल्वुलाई में हवा है, ठीक है, एल्वुलाई में एयर है, ठीक है, लेकिन जो है ये आर्टरी क्लोज है, एम्बोलिज्म हो गया पल्मोनरी, तो क्या इस एल्वुलाई में गैसियस एक्सचेंज होगी? नहीं होगी। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर है। तो ये वाला अब डेड स्पेस कौन सा हो गया? इज दिस द एनाटॉमिकली डेड? इज दिस एनाटॉमिकली डेड? यस। No, it is not anatomically dead. It is Anatomically, it is not dead. It is physiological. physiological dead space, जो हम कल पढ़ रहे थे, ठीक है। एनाटॉमिकल, नॉर्मली एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल बराबर होता है। अब क्या होगा, अगर कोई इस तरह की सिचुएशन होगी तो उसमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस एनाटॉमिकल डेड स्पेस से ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि एनाटॉमी वाला भी इसमें ऐड हो जाएगा और फिर ये वाला अब नॉर्मल भी डेड हो जाएगा। तो यहाँ पे VA/Q क्या होगा? 1/0। 1/0 इज इंफिनिटी, ठीक है, 0/1 इज 0, 0/1 इज 0, शंटिंग, ये फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस, ठीक है। इसके पास सारा सामान पड़ा है, कोई लेने ही नहीं आया, नो एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसके पास कुछ भी नहीं है, जो लेने वाला आ रहा है वो जैसा आया है खाली हाथ ही वापस जा रहा है। इसके पास क्या हो रहा है कि भाई ब्लड ज्यादा आ रहा है और इसके पास वेंटिलेशन की कैपेसिटी जो है लीटर्स में कम है, ठीक है। ये नॉर्मल लंग है, ठीक है, ये जहाँ पे एल्वुलाई ब्लॉक है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन है, और ये जहाँ पे आर्टरीज ब्लॉक है। ये एक एक्सट्रीम है, ये एक एक्सट्रीम है ना, ये पैथोलॉजी है, ये दूसरी एक्सट्रीम है, लेकिन हमारा लंग किस नॉर्मल फिजियोलॉजी में कहाँ होता है? यहाँ पर।
क्लियर है ये चीज? कितने लोगों को ये बात समझ में आ गई? ओके गुड। नाउ ये तो हमने जो बात की कि ये हमने बात की एवरेज आउट पूरे लंग की ऊपर से नीचे तक, लेकिन अभी हमने देखा कि लंग जो है उसमें जो है वेंटिलेशन और परफ्यूजन के डिफरेंसेस हैं। यानी ये कि हमने कहा बेस में ब्लड ज्यादा जाता है, एपेक्स में ब्लड कम जा रहा है। ठीक है, तो अगर हम वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो एरिया वाइज निकालें, जो कि आपको एमसीक्यूज में आएगा आगे, कि एपेक्स पे वीए बाय क्यू क्या है, बेस पे वीए बाय क्यू क्या है, इस तरह से आएगा ना। अच्छा आप लोग मुझे बताओ कि आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट अभी कंटिन्यू करना है या मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलूं और हम कल फिर वापस आए, ताकि आपका ये रीइंफोर्स हो जाए। इसको इसको हम आगे बिल्ड कल करेंगे। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग पे। अच्छा जी, अब कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग क्या है कि नॉर्मली कौन कौन से सेंटर्स हैं, अगेन बहुत फ्रिक्वेंटली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कौन कौन से सेंटर्स हैं, कौन से सेंटर का क्या काम है। ठीक है, तो ये अगेन कुछ रिकॉल की चीजें ही हैं। हमें पता है कि हमारी जो ब्रीदिंग जो है वो मेनली जो है सबकॉन्शियस लेवल पे ब्रेन स्टेम जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, बट वी कैन वॉलेंट्रली ऑल्सो कंट्रोल आवर ब्रीदिंग। ठीक है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से हम वॉलेंट्रली भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन मेन जो ब्रीदिंग का काम जो है वो सबकॉन्शियस पे जो है, वो सबकॉन्शियस लेवल पे जो है वो हो रहा होता है। हाशी आप ब्लॉग्स बनाए? हाशी आप ब्लॉग्स बनाते हैं? मैं लेकर आती हूँ, मैं बैठ के लेकर आती हूँ। चाहिए कौन से ब्लॉग? अच्छा जी, अब जब हम बात कर रहे हैं कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की, तो सबसे पहले हमारे पास जो सेंटर्स हैं वो ब्रेन स्टेम के अंदर जहां जहां है, वो हमारे पास मेडुला में सेंटर है मेनली, और हमारे पास पॉन्स में सेंटर है। ठीक है, अब मेडुला में जो नॉर्मल, अगर आपसे पूछा जाता है कि नॉर्मल रेस्पिरेटरी जो सिग्नल्स हैं वो कहाँ पे जनरेट होते हैं, ठीक है, तो ये जो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं, रेटिकुलर फॉर्मेशन है और डॉर्सल जो रेस्पिरेटरी ग्रुप है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए जो है इन्वॉल्व होता है। एंड नॉर्मल रेस्पिरेशन क्या है? नॉर्मल रेस्पिरेशन इज ओनली द इंस्पायरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सपायरेशन जो है वो रिकॉइल है। ठीक है, तो बेसिक जो रिदम होती है वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप में जनरेट होती है, और ये जो बेसिक रिदम जनरेट होती है ये जनरेट होती है इन अ फॉर्म ऑफ रैम सिग्नल्स। ठीक है, रैम का क्या मतलब होता है? स्लोली जनरेट होती है, हम गैस करके नहीं रेस्पायर करते। ठीक है, और जो इसका इनपुट है, यानी डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप का इनपुट कहाँ से जाता है? वो इनपुट जो है वो वेगस और ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व से जाता है, यानी कि 10th क्रेनियल नर्व और 9th क्रेनियल नर्व से इसका इनपुट जाता है। ठीक है, और ये इनपुट जाता है कीमो रिसेप्टर से और मैकेनो रिसेप्टर से। ठीक है, और इसका जो आउटपुट है वो कहाँ ट्रैवल करेगा? फ्रेनिक नर्व से डायफ्राम पे ट्रैवल करेगा, और ये डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो है हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन करा लेगा। ठीक है, सो अगर एक सेंटर हमें सेलेक्ट करना हो फॉर नॉर्मल रेस्पिरेशन, दैट इज द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप ऑफ द मेडुला। ठीक है, जो वेंट्रल है ये कब काम करेगा? डॉर्सल वाला रिपीट कर दूं, नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए वी ओनली नीड द इंस्पायरेशन, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फ्रेनिक नर्व। ठीक है, हम अब जब तक फोर्सफुल रेस्पायर नहीं कर रहे तो वी डू नॉट नीड एनी अदर सेंटर्स फॉर रेस्पिरेशन। ठीक है, सो द डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप इज इनफ कि वो फ्रेनिक नर्व को सिग्नल भेजे फॉर कॉन्ट्रैक्शन, एंड जब वो कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल खत्म हो जाएंगे तो फ्रेनिक नर्व जो है ऑटोमेटिकली जो है उसमें एक्शन पोटेंशियल खत्म हो जाएगा और डायफ्राम रिलैक्स हो जाएगा। ठीक है, जो वेंट्रल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है जब हम फोर्सफुली रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, यानी ये फोर्सफुल ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। और फोर्सफुल ब्रीदिंग हम सबको पता है कि कब हम कर रहे होते हैं, ये एक्टिव प्रोसेस है, हम एक्सरसाइज के अंदर करते हैं। ठीक है, तो जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन के मसल्स हैं वो कब एक्टिवेट होंगे? जब वेंट्रल ग्रुप ऑफ जो है रेस्पिरेटरी सेंटर एक्टिवेट होगा। ठीक है, ये अगेन मेडुला के अंदर है, ये डॉर्सली है मेडुला में, ये वेंट्रली है मेडुला में। ठीक है, क्लियर है ये चीज? अच्छा, जब हम सांस ले रहे होते हैं, जब हम इंस्पायर कर रहे होते हैं, तो कितनी देर तक डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करेगा?
फ्रेनिक नर्व कितनी देर तक स्टिमुलेट रहेगी, ठीक है, और उसको कौन रोकेगा, दैट सेंटर इज इन द अपर पॉन्स एंड दैट इज द न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये क्या करेगा, इंस्पायरेटरी वॉल्यूम को कंट्रोल करेगा और इनहिबिट करेगा इंस्पिरेशन को, सो दैट द फ्रेनिक नर्व कैन स्टॉप फायरिंग और जो है डायफ्राम रिलैक्स हो सके फॉर द एक्सपिरेशन। सो बेसिकली जब हम नॉर्मली रेस्पायर करेंगे तो हमारे पास दो सेंटर इन्वॉल्व है, एक डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप जो कि मेडुला में है डॉर्सली, और दूसरा न्यूमोटैक्टिक सेंटर जो कि देखो न्यूमोटैक्टिक और एपनियोटिक दोनों में पी आ रहा है, ये दोनों पॉन्स में है, ठीक है, क्लियर है। ये अपर पॉन्स में है, ये नॉर्मल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है। एपनियोस्टिक सेंटर क्या करता है, ये उल्टा काम करता है न्यूमोटैक्टिक के, यानी कि अगर आपको बहुत प्रोलॉन्ग इंस्पायरेशन करनी होगी तो इंस्पायरेशन को प्रोलॉन्ग करता है, उसको स्टॉप नहीं होने देता। इन दोनों के काम एक दूसरे से अपोजिट है, ठीक है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है वॉलंटरली जब हम हाइपर या हाइपोवेंटिलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप सबने कभी ना कभी ब्रेथ होल्डिंग कंपटीशन किया होगा किसी ना किसी एज में, तो वॉलंटरली जो आपने ब्रेथ होल्ड की, दैट इज द फंक्शन ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है। लेकिन वॉलंटरी एपनिया जो है वो हमेशा जो है वो एक लिमिट होती है उसकी, होल्ड होती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप हो जाती है तो ऑटोमेटिकली हम अपनी सांस जो हमने होल्ड की होती है वॉलंटरली वो खत्म हो जाती है होल्डिंग, क्लियर। मैम प्लीज ये टॉपिक जरा एक दफा समराइज कर दें, मुझसे मैं थोड़ा सा मिस हो गया। देखो ब्रीदिंग के जो एरियाज हैं ब्रेन के अंदर वो ब्रेन स्टेम में है, और ब्रेन स्टेम में मेनली वो मेडुला में है और पॉन्स में, ठीक है। मेडुला के अंदर दो ग्रुप हैं, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप और वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप। डॉर्सल जो है वो मेन हमारी नॉर्मल रेस्पिरेशन के लिए का ग्रुप है, ठीक है, जिससे हम जो है इंस्पायर करते हैं, ठीक है। तो दो जो सेंटर्स हैं जो नॉर्मल रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं, यानी जब हम फोर्सफुली ब्रीथ नहीं कर रहे, वो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है और न्यूमोटैक्टिक सेंटर है। न्यूमोटैक्टिक सेंटर लोअर पर होता है, ये इंस्पिरेशन की ड्यूरेशन को लिमिट करता है, ठीक है, और डॉर्सल ग्रुप जो है इंस्पिरेशन को एक्टिवेट करता है, ठीक है। जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है वो वॉलंटरी कंट्रोल में इन्वॉल्व है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं और कंटिन्यू